अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट क्लास 7th एसएसटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंटेंट देखेंगे, यानी आपको सिलेबस बता देते हैं आपका। तो कंटेंट ओपन कर लिए यहाँ पर। और पिछली बार जैसे हमने आपको बताया था कि हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम। हिस्ट्री में हमने बताया था जितना भी हिस्ट्री का, जो सिविक्स, ज्योग्राफी का और ये सिविक्स का जो भी कुछ पीए फर्स्ट में आया है, यानी सिविक्स में जैसे चैप्टर नंबर 21, 22 ये पीए फर्स्ट का है। ऐसी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 11 और 12 ये है हमारा पीए फर्स्ट का। इसी तरह से हमारा हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 और 2 आया था आपका पीए फर्स्ट में। तो ये सब आप इसका टेस्ट दे चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से? हिस्ट्री में चैप्टर 1 एंड 2, ज्योग्राफी में चैप्टर 11 एंड 12 और सिविक्स में चैप्टर 21 एंड 22। ये सब मैंने इसलिए यहाँ पर कट कर रखा है क्योंकि ये आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये हाफ ईयरली एग्जाम में इसमें से कुछ नहीं आएगा इन चैप्टर में से। हाफ ईयरली का जो सिलेबस है वो बता देते हैं। हिस्ट्री में क्या है हाफ ईयरली में? चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5। आपको चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 पढ़ना है हिस्ट्री में, जिसमें हम द दहली सल्तनत एक चैप्टर इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। और पिछली बार हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर द मुगल डायनेस्टी। तो इसमें हमने कहा था, आपसे बताया था कि ये 2 पार्ट में कंप्लीट है हमारा चैप्टर, जिसमें हमने पार्ट 5 तो इसका करा दिया था। आज हम इसका करेंगे पार्ट 6, उसके बाद ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर बचेगा आर्किटेक्चर ऑफ मेडिवल पीरियड, बस। तो ये हमारा चैप्टर आज हम इसे कंप्लीट कर देंगे और ये फाइनली हम इसे पूरा कर देंगे। सिर्फ इसमें एक चैप्टर रह जाएगा। फिर बात आती है ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में हमने बताया था कि हमने एक चैप्टर पढ़ाया था आवर चेंजिंग अर्थ, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये हमारा बाकी रह गया है। और वाटर, इसमें ये 2 चैप्टर हैं। तो ये चैप्टर तो बड़े हैं मगर आसान चैप्टर हैं, जल्दी जल्दी इसे पूरा कर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सिविक्स का। तो सिविक्स में हमने 2 चैप्टर बताए थे आपको कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में चैप्टर नंबर 23 और 24 यही 2 चैप्टर हैं, जिसमें से हम रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लास्ट चैप्टर हमारा एक चैप्टर बचा था, चैप्टर नंबर 24 गवर्नमेंट इन द स्टेट। तो ये भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है, ईजी चैप्टर है, आसान चैप्टर है, हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक चैप्टर रह गया है बाकी। और हमारा ज्योग्राफी में 2 रह गया है। ज्योग्राफी का चैप्टर तो आसान है मगर थोड़ा लेंदी है, टाइम लगेगा, मगर चैप्टर आसान है, ठीक है। आज हमारा क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर द मुगल डायनेस्टी कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 25 ओपन कर लिए, ठीक है। पार्ट 5 जहाँ तक हमने करा दिया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे, पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे वहाँ से। सो पेज नंबर 25 ओपन कर लिए आप लोग। पेज नंबर 25 ओपन करिए। फिर आपको हम बताते हैं हमने कैसे पढ़ाया था, कहाँ तक पढ़ाया था, कैसे कैसे। तो यहाँ पर हमने बताया था आपको कि पहले पार्ट 5 लिख लिए और डेट हमने बताई थी, डेट उस दिन की जिस दिन ये वीडियो आपको पहुंच भी गई होगी मेरे हिसाब से इसकी वीडियो, ठीक है। पार्ट 5 की तो पहुंच गई होगी। फिर हमने ये सब पढ़ा था। इसमें ये पढ़ा था कि पहले मुग़ल जो मंगोल से आए थे वो आए कैसे थे, उन्हें किसने बुलाया था। तो हमने बताया था कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी जिसे हम बाबर के नाम से सिंपल जानते हैं, वो राजा था। फिर उसे इब्राहिम लोदी को हराने के लिए 2 दूसरे जगह के राजाओं ने, और जिसमें एक राजा थे और एक क्या थे, दौलत खान लोदी, ये मेवाड़ के थे, और एक रूलर थे मेवाड़ के, एंड दौलत खान लोदी ये गवर्नर थे पंजाब के। इन दोनों ने इन्हें इनवाइट किया था कि यहाँ इब्राहिम लोदी को हरा दें, ठीक है। तो ये सोच रहे थे हरा के चले जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने यहाँ पर अपनी डायनेस्टी शुरू कर दी। किस नाम से? ये मंगोल के थे, तो इन्होंने अपनी डायनेस्टी का नाम रखा मुग़ल डायनेस्टी। और मुग़ल डायनेस्टी फिर चलती हुई आई। इसमें बैटल ऑफ खनाव, बैटल ऑफ घाघरा, हमने बहुत सारी ऐसी बैटल के बारे में पढ़ा, जिसके बाद तो बाबर का बस ये समझ लिए कि पूरी हुकूमत हो गई थी हल्के हल्के करके। फिर हमने इनके बेटे के बारे में पढ़ा, उनके ग्रैंडसन के बारे में पढ़ा, ठीक है। हुमायूं के बारे में पढ़ा जो इनके बेटे थे। फिर हुमायूं के बेटे यानी बाबर के ग्रैंडसन, ठीक है। फिर यहाँ पर शेर शाह सूरी आए थे बीच में। तो शेर शाह सूरी का हमने ये बताया था कि बीच में आ गए थे जब हुमायूं था। हुमायूं को हरा कर इनके भाई की वजह से इनकी थोड़ी पावर में थोड़ा लॉस हुआ था, जिसकी वजह से जो अटैकर थे वो उन्होंने फ़ायदा उठाया और ऐसे ही एक शेर शाह सूरी थे, इन्होंने हुमायूं को हटा दिया। फिर हुमायूं जब आए तो इन्होंने शेर शाह सूरी को फिर हटाया। 1545 में यहाँ पर वैसे इनकी डेथ हुई थी, तभी हराया था इन्हें। और 1555 में इनकी खुद की मौत हो गई थी जब ये दोबारा दिल्ली पे आए थे। इन्होंने जब दोबारा दिल्ली कैप्चर किया था वो तो 1555 में किया था, ठीक है। उससे पहले इनके पास आ गई थी दिल्ली। तो फिर इसके बाद इनके बाद ये आए तो इनकी डेथ होती ही फ़ौरन जलालुद्दीन अकबर, जो कि ग्रेट किंग माना जाता है अपने मुग़ल डायनेस्टी का। सबसे ज़्यादा साल तक इन्होंने हुकूमत की, सबसे पावरफुल किंग ये थे। और यहाँ तक कि ये कहा जाता है इनसे मुकाबला करने के लिए कोई दूसरे जगह का, दूसरे राज्य का जो किंग होता था वो तैयार नहीं होता था इनसे लड़ने के लिए, इनके मुकाबला करने के लिए। किसी के पास इतनी बड़ी सेना ही नहीं थी, बहुत पावरफुल थे उस टाइम।
फिर हमने इनके आर्ट्स और कल्चर के बारे में बताया, ये सब चीज़ें कि इनके ज़माने में क्या क्या आर्ट्स थी, इन्होंने क्या क्या काम करवाया। फिर अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के बारे में बताया। फिर जहांगीर आए, जहांगीर के बारे में हमने पढ़ा। फिर शाहजहां, जहांगीर के जो बेटे थे वो आए, उसमें हमने बताया कि इन्होंने ही, आपने तो सुना ही होगा, ताजमहल इन्होंने ही बनवाया है, ठीक है। तो इन्हें भी दूसरे नाम से बोला जाता था, इंजीनियर करके, इंजीनियर किंग के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। उसके बाद फिर आए औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के बारे में हमने पढ़ा कि ये बहुत सिंपल और मतलब रिलीजियस किंग थे। अपने मज़हब के हिसाब से ये जो है अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। ऐसा नहीं कि इनके पास शान और शौकत हो तो उसे शो ऑफ़ कर रहे हो, जैसे एक नॉर्मल इंसान रहता है वैसे रहते थे। हाँ, बस फ़र्क इतना था, राजा थे तो थोड़ा बहुत तो राजा वाली बात रहेगी, मगर ऐसा नहीं था कि ये राजा हैं तो हर किसी को कम समझ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके में हमने बताई, डिस्कस की। उसके बाद जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह ज़फ़र, उसके बारे में हमने, इनके बारे में, जो आखिरी मुग़ल एम्परर थे। इसके बाद फिर मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो इनके बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने बताया था कि लास्ट मुग़ल एम्परर कौन थे, बहादुर शाह ज़फ़र सेकंड थे। 2 बहादुर शाह ज़फ़र थे, एक बहादुर शाह ज़फ़र फर्स्ट, एक बहादुर शाह ज़फ़र सेकंड, ठीक है। फिर हमने मुग़ल के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा। मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे कैसे पॉलिसीज़, टैक्स लेना, अलग अलग पोस्ट के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने का काम किसका था, ठीक है। और जैसे जो फ़ौज होती थी, आर्मी होती थी, उन्हें देखना, उन्हें मेंटेन करना, उसका काम क्या होता, उसे कौन मेंटेन करता था, मुकद्दम कौन होता था, कोतवाल कौन होता था, सूबेदार कौन होता था, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने मनसबदारी सिस्टम यहाँ पर स्टॉप कर दिया था। फिर हमने बताया था यहाँ पर आपका पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 6 में पढ़ने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पार्ट 6 स्टार्टेड मनसबदारी सिस्टम पे, ठीक है। एंड कहाँ हुआ था हमारा, यहाँ पर देयर वॉज नो ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये सब दीवाने तान, दीवाने चौकी, ये सब हमने एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पर ये सब एक्सप्लेन करने के बाद हमने बताया था कि यहाँ पर ये आपका पार्ट 5 इस जगह पर ख़त्म हो गया, ठीक है। इस जगह पर आपका पार्ट 5 यहाँ पर ख़त्म हो गया। फिर हमने बताया था कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, यानी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारी वीडियो है पार्ट 6 की, जिसमें हम पढ़ेंगे मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप पार्ट 6 स्टार्टेड लिख लिए और अब हम पढ़ते हैं मनसबदारी सिस्टम। तो पहले भी हम 1-2 बार ये आपने टर्म कहीं ना कहीं से सुनी होगी। मनसबदारी सिस्टम होता क्या है? इन अरबिक मनसब मीन्स रैंक और पोजीशन। अरबिक वर्ड है ये मनसब, इसका मतलब होता है रैंक या पोजीशन। जैसे हम कहते हैं ना, आपकी क्लास में फर्स्ट रैंक आई, या उस आदमी की उस ऑफिस में सीनियर इंजीनियर की रैंक है, जूनियर इंजीनियर की रैंक है, जेई है वो, ठीक है। वो वहाँ का मैनेजर है, वो वहाँ का सिंपल एम्प्लॉई है। तो ये सारी रैंक ही तो होती हैं। पोजीशन, आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है, आपका रुतबा क्या है उस जगह पर। इट वॉज अ ग्रेडेड सिस्टम इन विच एवरी ऑफिसर्स वॉज गिवन अ मनसब एंड वॉज कॉल्ड अ मनसबदार। ये कह रहे हैं ये एक ग्रेडेड सिस्टम है, मतलब एक ग्रेडेड सिस्टम है जिसमें हर इंसान को, मतलब ग्रेड के हिसाब से हर इंसान को, हर जितने भी ऑफिसर्स थे, उनके जो भी काम करने वाले ऑफिसर्स थे, उन्हें एक मनसब दिया जाता था, मतलब एक पोजीशन दे दी जाती थी कि आपकी पोजीशन ये है, आप सालार, सिपा सालार हो, आप सालार हो, आप जो है यहाँ पर फौज, जैसे फौजदार में यहाँ पर आप लीडर हो, ठीक है, आर्मी लीडर हो, ठीक है। ये सारी पोजीशन दी जाती थी। और आपका टैक्स कलेक्ट करने का काम है, आप इसके इंचार्ज हो, आप मैनेजर हो, रेवेन्यू इंचार्ज हो, ये सारी चीज़ें पोस्ट इस तरह से दी जाती थी, जिसे क्या कहा जाता था कि मनसब दी जा रही है, ठीक है। मेरी, जैसे आप कहते हैं ना हमारी पोस्ट क्या है, तो वो कहेगा आपकी पोस्ट मैनेजर है, आप मैनेजर हैं यहाँ के, ठीक है, ये कहेगा मैनेजर हैं। अब पहले ज़माने में क्या कहते थे, आपकी मनसब क्या है, आपकी पोस्ट नहीं, आपकी मनसब क्या है, आपकी रैंक क्या है या पोजीशन क्या है। तो वो कहेगा मैं यहाँ का क्या हूँ, मैं यहाँ का जैसे वो कहेगा कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मैं रेवेन्यू इंचार्ज हूँ यहाँ का। तो वो क्या होती है, मैं यहाँ का ये मतलब मनसब क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं, विच एवरी ऑफिसर वॉज गिवन अ मनसब एंड वॉज कॉल्ड एज मनसबदार, और इसे क्या कहा जाता है, मनसबदार कहा जाता है। अ मनसबदारी फॉर्म्ड द रूलिंग ग्रुप इन द मुग़ल एम्पायर। और ये मनसबदारी बना कब था, जब रूलिंग ग्रुप था मुग़ल एम्पायर का, मतलब जब ये मुग़ल एम्पायर थे, मुग़ल के राजा यहाँ पर थे, तब ये मनसबदारी सिस्टम आया था,
दे मेंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ एलिफेंट कैमल एंड कार्ट्स, इन्होंने फिक्स नंबर के एलिफेंट मेंटेन कर लिए, कैमल ऊँटों को इकट्ठा कर लिए और कार्ट्स को, ठीक है। कार्ट मतलब रथ जो होते हैं, बैलगाड़ी जो होती है, गाड़ी बैल जिसमें बनती है वो, या रथ। तो ये इन्होंने अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें मेंटेन कर रखी थी, कितनी ज़रूरत पड़ सकती है लड़ाई के हिसाब से, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपनी मेंटेन कर रखी थी। दे वर पेड इन कैश वाइल अदर रिसीव जागीर्स, ये किस में पेड करते थे, किस में पे करते थे, कैश में मतलब पैसों में, या तो फिर जो दूसरे होते थे वो क्या रिसीव करते थे, जागीर। हमने आपको बताया था कि जागीर क्या होता है, पीछे आपको यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर हमने पीछे बताया था, एक मिनट, ठीक है। तो वैसे हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसमें दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जागीरदारी पूरा सिस्टम आपको पीछे पता है कि क्या होता है। दिस सिस्टम वॉज वन ऑफ द यूनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस बाई अकबर, और ये सिस्टम सबसे यूनिक सिस्टम था जो कि राजा अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब चलाया था, शुरुआत की थी, मतलब जिसने लागू किया था। इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इट वॉज द राजा टोडरमल हु लुक आफ्टर द रेवेन्यू सिस्टम। हाँ, हमने बताया था राजा टोडरमल के बारे में कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था वहाँ पर कौन थे, राजा टोडरमल थे, वो देखते थे रेवेन्यू सिस्टम। राजा टोडरमल का ये कह सकते हैं वो खजांची थे, मतलब कितना अनाज है, उगा है, उसका पैसा कितना आया है, कितनी कमाई हुई है, उसमें से कितना राजा को देना है, कितना परसेंट किसान को अपने पास रखना है। ये सारा जो रेवेन्यू सिस्टम था, जो पैसे से रिलेटेड सारा काम था, वो कौन कर रहे थे, राजा टोडरमल कर रहे थे, ठीक है। ये जो राजा टोडरमल थे यही सारा रेवेन्यू सिस्टम देख रहे थे। द लैंड वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड वॉज कॉल्ड खलीसा। हाँ, जो लैंड थी, जो ज़मीन थी, उस टाइम की मेन सोर्स थी, वही एक मेन ज़रिया था, सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रिया था पैसे के आने का। क्यों? क्योंकि लोग बाग ज़्यादातर उस ज़माने में खेती किया करते थे, कोई और ऐसा कोई बिज़नेस तो था नहीं कि कोई इंडस्ट्री हो या ऐसी कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, ये सब चीज़ें तो उस टाइम होती भी नहीं थी। मेन काम क्या होता था लोगों का, वहाँ का आम लोगों का काम यही होता था कि वो खेती कर रहे हों अपनी खेतों पर या दूसरे के ग्राउंड पर, तो वही एक मेन सोर्स था पैसा कमाने का, ठीक है। और उसे क्या कहा जाता था, खालीसा, ठीक है, खालीसा कहा जाता था। द लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज एज पोलज, और परौती, छाछर एंड बंजर। अब ये कह रहे हैं जो ज़मीन थी इन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखी थी, मतलब ऐसे नहीं कि एक ही ज़मीन के 4 टुकड़े कह दिया कि ये छाछर है, ये पलज है, ये परौती है और ये बंजर है, नहीं। वो उसकी क्वालिटी के हिसाब से, जो क्वालिटी अच्छी होती थी उसे कहा ये हमारी पोलज ज़मीन है। इस ज़मीन मतलब जैसे हम कहते हैं ना फर्टाइल और इनफर्टाइल, उपजाऊ और जो उपजाऊ ना हो, बंजर। तो इस हिसाब से इन्होंने ज़मीनों के नाम रखे थे। एक था पोलज, परौती, छाछर एंड बंजर। ऑफ द 4 द बंजर वॉज द लोअस्ट क्वालिटी ऑफ लैंड। अब वही बात आ गई, ये कह रहे हैं चारों में से जो बंजर नाम की ज़मीनें होती थीं, मतलब जिस ज़मीनों को बंजर नाम दे दिया जाता था, वो ज़मीन लोएस्ट क्वालिटी की होती थी, सबसे बेकार क्वालिटी की, जिस पे खेती करना बहुत मुश्किल हो, अनाज अच्छा ना उगता हो, बंजर ज़मीन हो। बंजर आपने जो वर्ड सुना है ना, यही वर्ड है बंजर। तो बंजर उसे ही कहा जाता था जो बिल्कुल ही लोएस्ट क्वालिटी की हो, बेकार क्वालिटी की हो। बीघा वॉज द यूनिट ऑफ लैंड विच वॉज मेजर बाय द स्मॉल स्टेक। आपने सुना होगा 2 बीघा ज़मीन, गाँव के लोग बीघा में ही नापते हैं, ठीक है। 2 बीघा ज़मीन, 5 बीघा ज़मीन, 100 बीघा ज़मीन, आपने ऐसा सुना होगा, ठीक है। हम कैसे नापते हैं यहाँ पर अपने शहरों में, 100 मीटर ज़मीन, ठीक है, 200 मीटर, 400 मीटर का घर, 500 मीटर का घर, आप ऐसे नापते हैं। गांव में कैसे नापा जाता है, बीघा। तो बीघा वहाँ पर पहले यूनिट चलती थी, जो कि छोटी सी लकड़ी से नापा जाता था, मतलब छोटी सी एक लकड़ी थी, उसका नाप बता दिया गया था कि ये इतना बीघा है, इतना बीघा है, ऐसे करके फिर उससे ही नापा करते थे। और बीघा में ही, यही बीघा जो होती थी, यही यूनिट होती थी जिससे लैंड नापते थे उस ज़माने में। द स्टेट्स शेयर वॉज 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस विच कुड बी पेड इन आइदर कैश और काइंड। और जो स्टेट्स का शेयर था, मतलब जो लोग हैं, वहाँ की जो पब्लिक है, जो वो शेयर देती थी, जो राजा को हिस्सा पहुँचाती थी, वो कितना होता था, 1/3। 1/3 मतलब अगर किसी के घर में जितना भी अनाज हुआ, जितना भी गल्ला पैदा हुआ, उसमें से 3 हिस्से करे जाते थे, बराबर बराबर 3 हिस्से करके एक हिस्सा दिया जाता था राजा के पास, चाहे उसकी रकम पहुंचा दी जाती थी या दूसरे तरीके से उसका
भुगतान कर दिया जाता था। मतलब जैसे कि अब गेहूं उगा तो गेहूं, जैसे कि अब मान लिए गेहूं उगा 90 किलो, ठीक है, तो 90 अगर किलो है हमारा गेहूं, तो 90 में से 30 के 3 हिस्से करे, उसमें से 30 किलो राजा के पास पहुंच जाया करता था। या तो फिर वो 30 किलो बेच के मार्केट में, या अपने पास अगर रख रहे हैं तो उसकी कीमत जितनी हो रही है वो पहुंचाया जाता था राजा को, ठीक है। इस तरह से 1/3% राजा के पास पहुंच जाया करता था। फिर आगे हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, अब ये अलग एक्सप्लेन कर रहे हैं लैंड रेवेन्यू को यहाँ पर। तो लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द मुगल रूलर। जैसा कि हमने बताया, फार्मिंग एक तरह से मेन ऑक्यूपेशन था उस ज़माने में, एग्रीकल्चर सेक्टर एक मेन ज़रिया था पैसे का। इसी तरह से लैंड रेवेन्यू जो है राजाओं के लिए, मुगल रूलर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि एक तो जो वहाँ के किसान थे वो किस पर डिपेंड थे ज़्यादातर? एग्रीकल्चर चीज़ों पे, ठीक है, खेती पर। मगर जो राजा थे उन्हें ज़्यादातर टैक्स कहाँ से मिलता था? जो पैसा कलेक्ट करते थे अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, दूसरे के खिलाफ अगर लड़ना है दूसरे राजा से, उसके लिए अपनी आर्मी को मजबूत करना होगा। आर्मी को मजबूत करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा मेनली कहाँ से आता था? लैंड रेवेन्यू से, ज़मीन का टैक्स लेके। ये एक मेन सोर्स था इनकम का मुग़ल रूलर के, ठीक है। जितने भी मुग़ल रूलर थे वो जो उनका मेन कमाई होती थी, सबसे ज़्यादा पैसा जो मिलता था अपनी आर्मी को संभालने के लिए, अपनी प्रजा को संभालने के लिए, ठीक है, अपनी हुकूमत को संभालने के लिए, वो क्या होता था? लैंड रेवेन्यू, ज़मीन का टैक्स। रेवेन्यू ऑन ईच क्रॉप वॉज फिक्स्ड इन कैश। जो रेवेन्यू था, जो टैक्स था कि इतना पैसा देना है, इतना पैसा देना है, ये सब उस ज़माने में कैश के फॉर्म में फिक्स था कि आपको इतना पैसा देना है। कैश मतलब कैश, पैसा। ऐसा नहीं कि आप गेहूं दे जाइए या कुछ दे जाइए। लैंड रेवेन्यू पे लैंड का जो टैक्स होगा, ज़मीन का जो टैक्स होगा, जहाँ पर वो लोग रह रही है, पब्लिक जहाँ रह रही है, जैसे 100 गज ज़मीन है तो उसके हिसाब से देगी टैक्स, जैसे हम लोग का आज भी चलता है। तो इसी हिसाब से कैश हाथ में दिया जाता था राजा को, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फिक्स कैश होता था कि इतना देना है तो देना है। मतलब ऐसा नहीं कि बर्डन डाल दिया कि बहुत महंगा होता नॉर्मली था, ठीक है, जो लीगल होना चाहिए था इस हिसाब से था, मगर वो फिक्स था। ऐसा नहीं था कि इस बार आपकी खेती अच्छी हुई तो आपके खेत का टैक्स बढ़ गया, ठीक है, जितना ज़मीन है उस हिसाब से। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्किल विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप। अब जो जितना भी मैंने बताया था ना, अलग अलग प्रोविंसेस में उन्होंने अपनी हुकूमत को डिवाइड कर रखा था। मतलब अलग, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर स्टेट है, स्टेट के अंदर छोटे छोटे फिर टाउन हैं, विलेजेस हैं, तो इसी तरह से इन्होंने अपने प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था। और हर प्रोविंसेस में रेवेन्यू सर्किल जो है वो भी डिवाइड था विद इट्स ओन शेड्यूल, और हर प्रोविंस का अपना अपना शेड्यूल था। जैसे एक प्रोविंस का जो हेड होगा वो हो सकता है लास्ट में ले टैक्स, अपने महीने के लास्ट में ले रहा हो। दूसरे प्रोविंस का जो हेड है वो महीने के शुरुआत में ले रहा हो, कोई महीने के 15 दिन बाद, 10 दिन बाद। अगला अपना अपना शेड्यूल उन्होंने बना रखा था, रेवेन्यू रेट्स अपना अपना था उनका, ठीक है, हर इंडिविजुअल क्रॉप्स का। दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नॉन एज जब्त, और इस रेवेन्यू सिस्टम को नाम दिया जब्त, ठीक है, जब्त, ठीक है, जब्त, ZABT, जब्त। जब्त करना तो वैसे होता है कवर करना, मतलब ग्रैब करना, पकड़ लेना, मगर इसमें जब्त कहा गया उस टैक्स को जो इनसे इंडिविजुअली हर क्रॉप्स के जरिए, हर क्रॉप्स पर जो टैक्स लगाया जाता था वो लिया जाता था, उसे कहा गया है जब्त। इन मोस्ट प्लेसेस द हेडमैन और द लोकल chieftains collect revenue from these peasants and deposited it in the royal treasure। हाँ, अब ये कह रहे हैं काफ़ी जगह पर, मोस्ट प्लेसेस में काफ़ी जगह पर क्या होता था, जो हेडमैन होता था, मैंने बताया ना, हेडमैन एक बना दिया जाता था सदर। जैसे हम लोग स्कूल में भी हमारे क्लास मॉनिटर होता है एक हमारे क्लास का, फिर हमारे स्कूल का एक हेड बॉय होता है। तो क्लास मॉनिटर क्या करता है? सभी को संभालता है। अगर कोई नोटिस आया होता है तो क्लास मॉनिटर को टीचर दे देता है, और फिर क्लास मॉनिटर क्या करता है, उसे बताता है बच्चों को कि देखो ये नोटिस आया है, कल आपकी छुट्टी होगी, या देखो ये नोटिस आया है, परसों से आपका टेस्ट है, इस तरह से। तो ये सारा काम किसे दिया जाता है? हेड को ही तो दिया जाता है। तो एक हेडमैन होता है, ये लोकल जो चीफ्टेन बनाए गए होते हैं, ये वहीं के उसी जगह के होते हैं, उसी प्रोविंस के होते हैं, उसी गांव के होते हैं। उन लोगों का ये काम होता था कुछ कुछ जगहों पर कि वो लोग टैक्स इकट्ठा करते थे, और वो जाकर फिर जो राजा का रॉयल ट्रेजर होता था, रॉयल ख़जाना होता था जो राजा का, उसमें जाके वो पैसे, वो जो रेवेन्यू है जो कलेक्ट किया है टैक्स, उसे जमा कर दिया जाता था। द मुगल्स कॉल दीज इंटरमीडियरीज, ये जो इंटरमीडियरीज थी, इन्हें क्या कहा गया? इंटरमीडियरीज। वेदर दे वर लोकल हेडमैन और विलेज और पावर चीफ्टेन, चाहे वो लोकल हेडमैन हो, ये जो बीच में जो इंटरमीडियरीज थी, मतलब जो एक ज़रिया बन रहे थे राजा को
पैसा जाकर दे रहे थे और गांव से वालों से इकट्ठा कर रहे थे, चाहे वो लोकल हेडमैन हो गांव के या पावर चीफटेंट हो, एज ज़मींदार। इन्हें क्या कहा जा रहा था? एज अ ज़मींदार की तरह ये भी काम कर रहे थे, ये भी तो ज़मीन का ही पैसा इकट्ठा कर रहे थे। जैसे हमने बताया ज़मींदार कौन होते थे, वो लोग क्या करते थे? ज़मीन का पैसा इकट्ठा करते थे और राजा को पहुंचाते थे। तो हर जगह ज़मींदार अब राजा ने नहीं चूज़ कर रखे थे, खुद जगह पर वहाँ के बता दिया है कि आपके गांव के जो सबसे हेड है, जो बूढ़ा आदमी है, सबसे अक्लमंद आदमी है, समझदार आदमी है, वो अपने गांव का सारा टैक्स इकट्ठा करेगा, हमें ला के दे देगा हिसाब के साथ, ऐसे करके। या जो अगर लोकल पावरफुल चीफटेंस हैं जो राजा ने खुद अपॉइंट कर रखे हैं कि आपको जाना है, उस गांव का काम आपका है, उस गांव से आपको टैक्स लेना है, उस गांव से आपको टैक्स लेना है, अलग अलग पोजीशन ऐसे सेट कर दी। ठीक है, वही तो था मनसबदारी सिस्टम, अलग अलग जगह बता दी गई थी ऐसे ही। तो उन्हें क्या कहा जाता है? एज अ ज़मींदार ये काम कर रहे थे। इन सम एरियाज द ज़मींदार्स एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर एंड ऑफन रिबेल्ड विद पीजेंट ऑफ द सेम कास्ट अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। अब ये कह रहे हैं कुछ एरिया में जो ज़मींदार थे वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके रिबेल कर रहे थे, मतलब उन लोगों के साथ बुरे बर्ताव अच्छा नहीं था उन लोगों का। अब राजा ने उन्हें ज़मींदार बना दिया था, तो वो सोच रहे थे कि राजा को कौन सा पता चल रहा है, हम इन्हें परेशान करेंगे इस तरह से। ठीक है भाई, हिंदुस्तान का राजा था वो। हिंदुस्तान में अगर एक छोटे से जगह पर अगर आप किसी की ज़मीन छीन लेते हैं या उसे मार देते हैं, अगर उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हर जगह तो पुलिस होती नहीं थी जो पकड़ लेगी, तो उस ज़माने में उसे क्या खबर हो रही है। तो ये लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे एंड रिबेल विद पीजेंट ऑफ द सेम कास्ट अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। तो मुगल अथॉरिटी के खिलाफ जाकर ये लोग पीजेंट्स जो थे उन लोगों के साथ गलत बर्ताव कर रहे थे, उन लोगों के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे। और जहाँ राजा ने कहा था 1/3, तो वहाँ पर 1/2 ले रहे होंगे, फिर उसमें से कुछ अपना भी बचा रहे होंगे। ठीक है, उन्हें ज़्यादा टैक्स ले रहे होंगे, राजा का अलग निकाल ले होंगे, अपना भी एडवांस निकाल ले होंगे, मतलब हराम का जिसे कहते हैं वो लेने लगे ये लोग। और यहाँ तक कि मुगल अथॉरिटी के खिलाफ जाके, मुगल ऐसा नहीं चाह रहे थे, मुगल को कुछ नहीं पता था इस बारे में। दीज पीजेंट्स, ये सब चोरी छुपे हो रहा था। ठीक है, दीज पीजेंट्स रिवोल्ट्स चैलेंज्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 7th सेंचुरी। और इन पीजेंट्स ने, ये जो किसान मजदूर ये सब जो थे लोग बाग, इन लोगों ने रिवोल्ट्स चैलेंज कर दिया और जो स्टेबिलिटी थी मुगल एम्पायर की वो 17th सेंचुरी में आते आते ख़त्म हो गई। मगर जो एक स्टेबिलिटी चल रही थी कि कोई कमी नहीं थी अकबर के ज़माने में या मुग़ल के ज़माने में, हर चीज़ बेहतरीन था, सारे जो प्रजा थी वो भी खुश, लोग बाग भी खुश। मगर क्या हुआ, ये जो मनसबदारी सिस्टम में जो ज़मींदार चूज़ कर लिए गए लैंड रेवेन्यू के लिए, उसमें कुछ ज़मींदार जो है अपने फ़ायदे के लिए, जैसे अब राजा ने कहा कि 100 रुपये पे तुम मुझे 30 रुपये ला के देना गाँव वालों से, अगर कोई 100 रुपये कमा रहा तो 30 ला के देना। इन्होंने क्या करा कि अब 100 रुपये कोई कमा रहा तो तुम 60 दो, जिसमें से 30 अपनी जेब में रख रहे हैं, 30 राजा को पहुँचा रहे हैं, राजा तक बात जाने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कोई आदमी राजा तक पहुंच नहीं पा रहा, राजा तक जाने नहीं दे रहे हैं वो लोग, क्योंकि भाई ये ज़मींदार बड़े होते हैं, बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, अंदर जाने नहीं दे सकते, उन्हें रोक सकते हैं वहीं गेट पर। इस तरह से क्या हुआ, तो जो पीजेंट्स थे वो नाराज़ हो गए और इन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्हें लग रहा था कि राजा ने टैक्स बढ़ा रखा है। ठीक है, जो भी हो, ऐसी गलतफहमियां पैदा हुई, जिससे क्या हुआ, जो एक स्टेबिलिटी थी, जिस हिसाब से हमारा मुग़ल एम्पायर ये चल रहा था, ये इसमें स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई और 17th सेंचुरी में इसकी आखिर तक बिल्कुल ही स्टेबिलिटी ख़राब हो गई। अब यहाँ पर केस स्टडी है अकबर द ग्रेट। अकबर के बारे में थोड़ा सा यहाँ बताया, चलिए देख लेते हैं ऊपर ऊपर से ऐसे ही। अकबर वॉज हार्डली 13 ईयर ओल्ड व्हेन हिज फादर डाइड। जब ये कह रहे हैं अकबर जो है मुश्किल से 13 साल के अभी हुए थे जबकि उनके बाबा की डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई। ही वॉज प्रोक्लेम द किंग एंड क्राउंड एट कलानौर। इन्हें किंग बना दिया गया और कलानौर जो जगह है हरियाणा में, वहाँ पर इन्हें ताजपोशी कर दी गई। ताजपोशी मतलब उन्हें ताज पहना दिया गया कि आज से आप ही राजा हैं। राजा जब बनता है तो उसे गद्दी पे बैठाया जाता है राजा की, उसे ताज पहनाया जाता है, तलवारें दी जाती हैं, मतलब जो होती है उनकी। ठीक है, एज ही वॉज टू यंग, जैसे कि ये बहुत बड़े थे, मतलब छोटे थे, सॉरी यंग मतलब बहुत छोटे, जवान। ठीक है, बच्चे ही थे मेरे हिसाब से, अभी 13 साल के भी पूरे नहीं हुए थे। ठीक है, 13 स्टार्ट हो गई थी मगर हुए नहीं थे कंप्लीट। सो बैरम खान अ ट्रस्टेड फ्रेंड ऑफ हिज फादर बिकेम हिज गार्जियन। तो ये जैसे कि बहुत छोटे थे उस ज़माने में, तो एक बैरम खान नाम का एक शख्स था जो कि इनके फादर का, मतलब अकबर के जो पिता थे, अकबर के जो फादर थे, उनके जो पापा थे, उनका बहुत अच्छा और भरोसेमंद दोस्त था। वो कौन बन गए, वो अकबर के गार्जियन बन गए। मतलब अकबर का तो कोई देखभाल करने वाला था नहीं। अकबर अब 13 साल के थे, 13 साल का बच्चा क्या जाने कैसे लड़ना है, कैसे गद्दी संभालनी है, कैसे हुक्म देना है अपने दरबारियों को।
ठीक है। जो दरबारी होंगे वो भी उसका हुक्म का पालन नहीं करेंगे, अरे ये बच्चा है ये हमें क्या हुक्म देगा, क्योंकि भाई अकबर के ज़माने में जो उनके दरबारी थे वो एक से एक बड़ी उम्र के, एक से एक पावरफुल लोग होंगे। ठीक है, अकबर तो बच्चे थे, नए नए किंग बने थे। अब अकबर किंग बने थे तो उनकी बात कौन सुनता, उन्हें उनकी बात कौन समझता। यहाँ तक कि अकबर 13 साल के थे, वो क्या बोलते, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी अक्लमंद होते, चाहे बच्चे ही तो थे। तो बैरम खान जो अकबर के पिता के यानी अकबर के पापा के जो दोस्त थे, फादर के जो दोस्त थे उनके, एक बहुत ट्रस्टेड फ्रेंड थे उनके, भरोसेमंद दोस्त थे, वो उनके गार्जियन बन गए, मतलब देखभाल करने वाले बन गए। एंड लुक आफ्टर द अफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑन हिज बिहाफ, और उनके बिहाफ पर ही, उन्हीं के साथ साथ अकबर को राजा बनाकर अपने, मतलब राजा तो अकबर बने हुए थे, गद्दी पे वो बैठे हुए थे, ताज उन्होंने पहन रखा था, नाम इनका था कि राजा अकबर हैं, मगर जो सारा काम देखभाल जो कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, जो इनके कौन थे, जो इनके अब्बा के दोस्त थे। ठीक है, अकबर के पिता के, अकबर के फादर के दोस्त थे, जिनका नाम क्या था, बैरम खान। और यही सारा गवर्नमेंट का काम, टैक्स, रेवेन्यू, ठीक है, ये सारी चीज़ें यही देख रहे थे। कोई भी सोशल मैटर आ रहा है, कोई भी सोसाइटी का मैटर है, रिलीजियस मैटर, सारी चीज़ें यही देख रहे थे। इन दीज, फिर पेज नंबर 31 पे देखिए, इन दीज कंडीशंस हेमू सूरी जनरल सीज दिल्ली एंड आगरा। इस कंडीशन में क्या हुआ, एक हेमू था, ये सूरी का जनरल था, सूरी जगह है, वहाँ का जनरल था, इसने दिल्ली और आगरा को सीज कर दिया, बंद कर दिया, मतलब जकड़ लिया, ये कह सकते हैं, पकड़ लिया, काबू में कर लिया। अब पिच बैटल वॉज फॉट एट पानीपत इन 1556। फिर एक काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई इनके बीच में, थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, उसके बाद 1556 एडी में पानीपत में यहाँ पर लड़ाई हुई। मुगल रूल केम टू बी मोर फर्मली इस्टेब्लिश एंड अकबर वॉज प्लेस टू इन आ स्ट्रॉन्ग पोजिशन। फिर क्या हुआ, उस ज़माने में मुगल फिर से जीता, और ये जो था सूरी का हेमू क्या चाह रहा था, हेमू सोच रहा था कि अकबर तो बच्चा है, अब इसे हटा दिया जाएगा तो हम रूल कर लेंगे, ये सूरी का था। दिल्ली और आगरा को इसने काबू में लेने की कोशिश की, सीज करने की कोशिश की, जकड़ने की कोशिश की। ठीक है, उसे ये सोचा कि यहाँ से दिल्ली और आगरा यही मेन एक जगह थी जहाँ से पूरे हिंदुस्तान पे रूल किया जाता था, तो यहाँ पर सोचा इसने हुकूमत कर लेंगे। मगर फिर इनके बाद पानीपत में लड़ाई हुई, पानीपत जगह है वहाँ पर लड़ाई हुई 1556 एडी में। वहाँ पर मुग़ल रूल और पावरफुल होकर निकला। राजा जो अकबर थे उनके साथ बैरम खान थे। ठीक है, बैरम खान बहुत पावरफुल वैसे ही थे और इनके एक तो बहुत सीनियर थे। ठीक है, तो बैरम खान और इनके साथ मिलकर इन्होंने, राजा ने, अकबर ने इन्हें हरा दिया, और अब अकबर जो है और पावरफुल हो गए थे। अब उन्हें, मतलब ये कहते हैं ना, काबिलियत आ गई थी उनमें लड़ने की और डील करने की, क्योंकि जो वो सीखने लगे थे हर चीज़ें। फॉर नेक्स्ट 4 ईयर, मतलब अगले 4 सालों में 1556 टू 1560, 1556 से लेके, ठीक है, 1560 एडी तक बैरम खान लुक आफ्टर द अफेयर ऑफ द किंगडम। 4 साल तक तो बैरम खान ने सारी किंगडम के अफेयर्स को संभाला। फिर इन 1560 यानी 1560 एडी में अकबर टुक द रेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन हिज ओन हैंड। मतलब अब अकबर थोड़े बहुत बड़े हो गए थे, पहले 13 साल के थे, फिर उसके बाद 1556 में लड़ाई हुई। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया था अकबर कब आए थे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर अकबर का है ना, अकबर की डेट दिखाते हैं आपको। यहाँ है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये कब आए थे, 1556 में। कितने साल के थे ये 1556 में, 13 साल के भी हुए नहीं थे। ठीक है, कुछ महीने कम थे उसमें 1556 में। फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं 1556 के बाद यानी 1560, यानी जब वो 17 साल के हुए अकबर, तब 17 साल के जब अकबर हो गए, मतलब 17 साल के कंप्लीट नहीं हुए थे, 16 साल कुछ महीने हुए होंगे, तब क्या हुआ, अकबर ने डिसाइड किया कि अब मैं सारा गवर्नमेंट सिस्टम मैं संभालूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 17 साल का भी बच्चा ही होता है हम लोगों की नज़र में तो। और इन्होंने क्या किया कि बैरम खान को एडवाइस किया कि आप मक्का जाइए, जिसे आप सभी को पता होगा कि मक्का जो है मुस्लिम पिलग्रिमेज प्लेस है। ठीक है, वहाँ पर हज करने के लिए जाते हैं लोग बाग, मुस्लिम्स लोग जो होते हैं वो, मुस्लिम पीपल। तो इन्हें एडवाइस किया कि अब ये गवर्नमेंट सिस्टम मैं संभाल रहा हूँ, आप मक्का जाइए, वहाँ पर घूम के आइए। ही वॉज किल्ड ऑन द वे इन गुजरात। और जब ये बैरम खान जा रहे थे मक्का के लिए रवाना हुए, तो इन्हें गुजरात में ही वहाँ पर इनका मर्डर कर दिया गया। गुजरात में इन्हें अकेले देखकर इन्हें घेर कर मार दिया गया। अकबर कॉन्कर्ड मालवा। अब 1 साल बाद ही अकबर ने मालवा पर काबू पा लिया, मालवा पर भी अटैक करा और जीत गए। गोंडवाना जीत गए, जौनपुर भी इनके कब्ज़े में आ गया, ग्वालियर, अजमेर, ये सारी जगह भी इनके कब्ज़े में आ गई। ही ट्राई टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विद राजपूत
और इन्होंने कैसा फ्रेंडली रिलेशन पैदा किया, किसके साथ? राजपूत के साथ। मतलब जो राजपूत थे उनके साथ एज अ फ्रेंड बनकर रहे। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे बाकी राजा थे उन लोगों को हराया, इसी तरह से जो राजपूत थे उनसे दोस्त बनकर रहे, फ्रेंडली रिलेशनशिप पैदा किया उनसे। राजा बिहारी माल ऑफ अंबर गॉट हिज डॉटर जोधाबाई मैरिड टू अकबर। और जो राजा बिहारी माल थे अंबर के, उन्होंने अपनी बेटी की शादी जोधाबाई के नाम से, जिसे हम जानते हैं, अकबर के साथ कर दी। बट शी वॉज नॉट कन्वर्टेड टू इस्लाम। मगर वो, जैसे हमें पता है, जोधाबाई मुस्लिम नहीं थी और अकबर मुस्लिम थे। तो ये होता है, मुस्लिम्स मेनली मुस्लिम अपने इंटर रिलीजन में शादी नहीं करते हैं, ठीक है, अपने रिलीजन से ही शादी करते हैं। मगर इन्होंने जोधाबाई से शादी की और जोधाबाई नॉन मुस्लिम ही बनकर ही इनकी वाइफ रही। राणा उदय सिंह ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट अकबर्स ऑफर ऑफ फ्रेंडशिप। और जो राणा उदय सिंह थे मेवाड़ के, उन्होंने अकबर की दोस्ती को मना कर दिया। अकबर ने जब पैगाम भेजा उनसे दोस्ती करने का, तो राणा उदय सिंह ने उनसे हाथ मिलाने से मना कर दिया। इन 1567 AD अकबर कैप्चर्ड द चित्तौड़ फोर्ट एंड राणा उदय सिंह हैड टू फ्ली टू द हिल्स एंड डाइड इन 1572। फिर जब पहले अकबर ने उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो राणा उदय सिंह ने मना कर दिया। फिर 1566 AD में अकबर ने चित्तौड़ के किले पर अटैक किया, उसे काबू में किया, अपने अंडर में लिया, कैप्चर किया उसे। और राणा उदय सिंह वहाँ से पहाड़ियों में भाग गए, ठीक है। ये कहा जाता है बचकर, किसी तरह से जान बचाकर वहाँ से भागकर किसी पहाड़ियों में चले गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई 1572 में, ठीक है, 1572 में। हिज सन महाराणा प्रताप स्ट्रगल हार्ड टू फ्री हिज मदरलैंड। और उसके बाद जो इनके बेटे थे महाराणा प्रताप, किसके बेटे? उदय सिंह के बेटे थे महाराणा प्रताप। इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की, काफ़ी कोशिश की कि जो उनकी मदरलैंड है, मतलब जो जहाँ पर उनके पिताजी की हुकूमत थी, कौन सी हुकूमत? चित्तौड़ का किला। इन्होंने सोचा इस किले को मैं वापस पा लूँ, इसे मैं वापस हासिल कर लूँ, ठीक है। काफ़ी इस पर मेहनत की। फिर इन 1576 में AD में अकबर सेंट मान सिंह टू सबड्यू द महाराणा। फिर महाराणा को सबड्यू करने के लिए मान सिंह को भेजा अकबर ने। अ फेयरेस्ट बैटल वॉज फॉट एट हल्दी घाट वेयर महाराणा वॉज डिफीटेड, ठीक है। महाराणा को हराने के लिए मान सिंह को भेजा। फिर एक काफ़ी बेहतर लड़ाई हुई, ठीक है। उसमें क्या हुआ? हल्दी घाट की लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। किसके बीच में हुई थी हल्दी घाटी की लड़ाई? अकबर और, अकबर ने भेजा किसे था? मान सिंह थे इसमें, मान सिंह लीडर बन के आए थे। और किससे हुई थी? महाराणा प्रताप से। तो महाराणा प्रताप आपने सुना होगा। तो इसमें महाराणा प्रताप जो थे, जो इनके उदय सिंह के बेटे थे, पुत्र थे, यहाँ पर हार गए। अकबर ऑल्सो कनकर्ड गुजरात इन 1578। और यहाँ पर पहले से ही ये जो जगह थी चित्तौड़ जो था, यहाँ पर इन्हें तो हरा दिया। मतलब जो मेवाड़ था, मेवाड़ तो पहले से काबू में करा रखा था। फिर महाराणा प्रताप आए, उन्होंने सोचा कि मैं अपनी मदरलैंड जो है, जहाँ पर मेरे पुरखों ने यहाँ पर हुकूमत की है, मैं इसे बचा लूँ किसी तरह से। तो अकबर ने फिर महाराणा प्रताप को हरा दिया और वो जगह भी उनके काबू में पूरी तरह से आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? अकबर ऑल्सो कनकर्ड गुजरात इन 1578। और गुजरात में जहाँ पर बैरम खान को मारा गया था, उस जगह के राजा को भी हराया और 1578 में गुजरात को भी अपने काबू में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। वो जगह भी उनके अंडर में आ गई, वहाँ के राजा भी अकबर बन गए। आफ्टर दैट 1 by 1 अकबर कनकर्ड रणथंबोर, कलिंजर, बीकानेर, जैसलमेर, बंगाल, बिहार, सिंध, ओडिशा, नाव ओडिशा एंड बलूचिस्तान। फिर उसके बाद एक के बाद एक राजा अकबर ने सब जगह पर अपने नाम के झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। मतलब अपने आप वहाँ पर अपने आप को राजा बनाना शुरू कर दिया, अपने अंडर में जगह लेना शुरू कर दी। पहले उन्होंने रणथंबोर जीता, फिर उसके बाद कलिंजर जीत गए, बीकानेर भी जीते, जैसलमेर जीते, बंगाल, बिहार, सिंध, ओडिशा, जिसे हम ओडिशा पढ़ते हैं आज, और बलूचिस्तान। ये सारी जगहें इनके अंडर में आ गई, यहाँ के राजा बन गए, ठीक है। एक के बाद एक हर जगह के राजा को हराते जा रहे हैं और अपने अंडर में लेते जा रहे हैं। उसके बाद अकबर्स ऑफिशियल वेंट टू अहमदनगर। कहाँ पर? अहमदनगर। अकबर के जो ऑफिशियल थे वो अहमदनगर गए टू परस्यू द रूल्स टू एक्सेप्ट अकबर एज द सुप्रीम ऑथोरिटी, बट द रूलर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। क्या हुआ? अकबर के जो ऑफिशियल थे उन्हें भेजा गया अहमदनगर, ये बताने के लिए वहाँ के रूलर को कि अकबर को अपना सुप्रीम ऑथोरिटी माने, बट द रूलर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। वहाँ के रूलर ने उन्हें अपना राजा मानने के लिए एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है, अहमदनगर में। सो अकबर वेज्ड वॉर अगेंस्ट चांद बीबी। तो जो चांद बीबी थी, इनके खिलाफ अकबर ने लड़ाई करी। ये कहाँ की थी?
ये अहमदनगर के साथ थी। द क्वीन ऑफ अहमदनगर एंड डिफीटेड हर, और यहाँ की रानी थी। अकबर ने सोचा, अब भाई देखिए इतना बड़ा यहाँ पर हिंदुस्तान, मैं आपको मैप दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये है अकबर, ठीक है, ये अकबर के ज़माने का है। सिर्फ इतना तो अकबर ने ही हुकूमत में अपने अंडर में लिया, उसके बाद शाहजहाँ और औरंगज़ेब ने इतना बढ़ाया था बस। अब इतने बड़े हिंदुस्तान को लेकर साथ में इधर नॉर्थ वाला साइड, नॉर्थ वेस्टर्न साइड भी पूरा कैप्चर कर रखा है इन्होंने, ठीक है। बलूचिस्तान, पाकिस्तान जो सब है इस ज़माने में, अब जो पाकिस्तान है सब इनके अंडर में था। इतना बड़ा किंग, अब वो पूरे हिंदुस्तान पे रूल कर रहा है। दिल्ली पे, आगरा पे बैठा हुआ है, और तुम कहीं कोने पे छोटी सी जगह में बैठे हो, वहाँ के राजा हो, तुम उसे रिफ्यूज़ करोगे। अकबर ने ये कहा था कि जहाँ जहाँ तुम्हारी गद्दी है तुम अपनी गद्दी संभालो, मगर मुझे एज अ हेड मानो, मैं तुम्हारा सुप्रीम किंग हूँगा। तुम अगर छोटे कस्बे के राजा हो तो मैं पूरे हिंदुस्तान का राजा हूँ, तुम अपनी जगह के राजा हो तो मैं तुम्हारा राजा हूँ, ठीक है। अगर तुम कोई काम करने आ रहे हो तो मुझसे राय लोगे, तुम्हारी जनता तुमसे पूछेगी मगर तुम मुझसे पूछोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा भी हेड हूँ, तुमसे भी पावरफुल रूलर हूँ, ठीक है। मतलब एक ये कह सकते हैं कि हेड का भी हेड होगा वो, छोटे छोटे जो राजा थे उनका भी किंग होगा। मगर इससे इन्होंने, जो अहमदगढ़ की रानी थी, क्वीन थी, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। और फिर क्या हुआ, चांद बीबी जो थी, इन्होंने इन्हें रिफ्यूज़ करा और अकबर ने इन्हें भी हरा दिया। हाउएवर शी वॉज किल्ड लेटर बाई हर ओन नोबल्स। बाद में क्या हुआ, जो इनके नोबल्स थे, इनके जो दरबारी थे, उन्होंने खुद ने ही इन्हें मार दिया। किसे मार दिया, जो चांद बीबी थी, जहाँ की रानी थी, तो उनके जो दरबारी थे उन्होंने ही इन्हें ख़त्म कर दिया। क्योंकि पहले आप तो जानते ही हैं, पहले ज़माने में औरतें ज़्यादा तो इज्जत देते नहीं थे लोग बाग। ऐसे ही रज़िया सुल्तान जो थी उन्हें भी तो ये कहा गया था, जो चांद बीबी थी इन्हें ये कहा गया कि ये हमारी किंग कैसे, हमारी क्वीन कैसे रह सकती हैं, ये तो एक औरत हैं, ये हम पे कैसे हुक्म चलाएंगे। तो इनके जो नोबल्स थे उन्होंने ही इन्हें किंग कर दिया। अकबर फर्दर एनेक्स बेरार इन 1596 AD, खंदेश इन 1601 AD, कश्मीर इन 1586 AD, एंड खंदर एंड काबुल इन 87 AD, एंड सिंध इन 1590 AD। अब फिर अकबर ने और कौन कौन सी जगह जीती, बेरार जीती यहाँ इस साल में, फिर खंदेश जीता, उसके बाद कश्मीर भी, फिर खंदर, उसके बाद काबुल और सिंध, ये सारी जगह इनके अंडर में ये भी आ गई। अकबर्स एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान इन द वेस्ट टू द बे ऑफ बंगाल। अकबर की एम्पायर पूरा अफगानिस्तान से लेकर, अगर हम देखें, वेस्ट से लेकर बे ऑफ बंगाल जो हमारा ईस्ट में है, वहाँ तक इनकी पूरी हुकूमत फैल चुकी थी। इट ऑल्सो एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ टू द विंध्याज इन द साउथ। उन्होंने हिमालय जो नॉर्थ था वहाँ से लेकर जो साउथ में विंध्याज है वहाँ तक पूरी हुकूमत फैला रखी थी। इट कंसिस्टेड ऑफ 15 सूबाज, इसमें इन्होंने 15 सूबाज कंसिस्ट कर रखे थे, मतलब इसमें 15 सूबाज आते थे। अकबर्स एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम Akbar sincerely believed that it was possible to people of different faith to live in his empire peacefully। और अकबर का ये भरोसा था, ये यकीन था, सिंसियरली ये इनका यकीन था कि जो अलग अलग, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल है कि अलग अलग डिफरेंट भरोसे के आदमी, अलग अलग रिलीजन के आदमी एक ही एम्पायर में पीसफुली रह सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू के लिए, मुस्लिम्स के लिए अलग अलग सेपरेट जगह बनाऊं, ठीक है, ऐसा अलग अलग एम्पायर बनाऊं उनके लिए, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सोचा एक ही एम्पायर में सब मिलजुल के रह सकते हैं, इनका ये भरोसा था, उनका यकीन था। ही ऑल्सो एम्प्लॉयड मैनी कॉम्पिटेंट हिंदूज इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, और काफ़ी कॉम्पिटेंट हिंदूज़ को भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने जगह दी। ही अबलिश्ड द जजिया, इन्होंने जजिया टैक्स हटा दिया। जजिया टैक्स में क्या था, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पे टैक्स लगा रखा था, जो अकबर से पहले राजा जा चुके थे, मतलब जो इनसे पहले जो यहाँ के राजा थे, मुस्लिम रूलर थे, ठीक है, उन्होंने क्या कर रखा था, सिर्फ हिंदुओं पे लगा रहा था कि सिर्फ हिंदू टैक्स देंगे। मगर जब अकबर आए तो अकबर ने ये टैक्स हटा दिया और सबको टैक्स बता दिया कि कोई भी मज़हब का हो, इससे हमें मतलब नहीं है, हमारे अगर तुम प्रजा में हो तो तुम्हें सबको देना पड़ेगा टैक्स। कोई एक ऐसा आदमी नहीं रहेगा कि सिर्फ इसी को टैक्स देना, इसको नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं। जजिया टैक्स इन्होंने हटा दिया। द हिंदूज़ वर परमिटेड टू बिल्ड टेम्पल्स एंड सेलिब्रेट देयर रिलीजियस फंक्शंस फ्रीली, और जो हिंदू थे इन्हें फ्रीली इजाज़त दे दी गई थी कि आप अपने ट्रेडिशंस जो हैं, टेंपल बनाइए, मंदिर बनाइए, आप अपने जो पूजा पाठ करते हैं वो करिए, आप अपने रिलीजियस फंक्शन फ्रीली कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। टोडरमल, बीरबल, भगवान दास एंड मान सिंह वर सम ऑफ हिंदूज हु ऑक्युपाइड इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द आर्मी। जैसा कि हम टोडरमल को ज़्यादातर बच्चे नहीं जानते, मगर बीरबल को जानते होंगे, मान सिंह का भी नाम सुना होगा। ये चारों जो है नॉन मुस्लिम्स थे और इनकी काफ़ी बड़ी पोस्ट थी जो इनके आर्मी के अंदर और इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये काफ़ी बड़ी पोस्ट थी किसके,
अकबर के। अकबर वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड बाई डिफरेंट रिलीजन्स, और अकबर जो है काफ़ी डिफरेंट रिलीजन्स से फैसिनेटेड थे। ही बिल्ड द इबादत खाना हाउस ऑफ वर्शिप, इन्होंने एक इबादत खाना बनाया, मतलब एक जगह बनाई ऐसी जिसे नाम दिया इबादत खाना यानी हाउस ऑफ वर्शिप, जहाँ पर हर अलग अलग मज़हब के लोग आते थे। ठीक है, इट वॉज अ प्लेस वेयर रिलीजियस डिस्कशन वर हेल्ड रेगुलरली। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर एक रिलीजियस डिस्कशन होता था, मतलब अपने अपने मज़हब के लोग, जैसे एक लीडर आया जिसे नॉलेज हो हिंदू के मज़हब के बारे में, एक मुस्लिम्स का लीडर हो, जैसे हमारे में मेनली इमाम होते हैं, कारी होते हैं, नॉन मुस्लिम में पंडित होते हैं या जो साधु होते हैं उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज होती है। तो इस तरह से वो लोग अपने जो इंटेलिजेंस लोग होते थे वो आते थे, डिस्कशन करते थे, एक दूसरे के मज़हब के बारे में जानते थे, एक दूसरे के मज़हब के बारे में लोग बाग बताया करते थे वहाँ पर हिंदू मुस्लिम। ठीक है, ही इन्वाइटेड हिंदू मुस्लिम पारसी जैन एंड क्रिश्चियन रिलीजन्स टीचर्स एंड हेल्ड रिलीजियस डिबेट्स। वहाँ पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम पारसी जैन और क्रिश्चियन रिलीजन्स टीचर को बुलाया और उसमें रिलीजियस डिबेट होती थी। मतलब डिबेट मतलब बहस नहीं, अपनी अपनी बातों पर रखना, अपनी अपनी बातों को एक दूसरे को समझाना। ठीक है, हर रिलीजन को अपने अपने रिलीजन के बारे में नॉलेज देना। अकबर वांटेड टू ब्रिंग द पीपल ऑफ इंडिया टुगेदर। अकबर क्या चाह रहे थे, जो इंडिया के लोग हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा करा जा सके। सो ही सजेस्टेड अ रिलीजियस पाथ कॉल्ड द दीन इलाही और डिवाइन मोनोथेइज्म रिलीजन ऑफ वन गॉड। अब ये क्या सिस्टम था, ठीक है, तो ये था क्या, अब ये दीन इलाही वॉज अ सिंबल ऑफ अकबर लाइब्रेरीज इट। ठीक है, दीन इलाही यहाँ पर सॉरी, इसका मतलब क्या था, अकबर एक ऐसा मज़हब चाह रहे थे, अकबर चाह रहे थे एक रिलीजियस पाथ ऐसा बनाऊं जिसमें कोई मज़हब एक दूसरे को अलग ना कर पाए, कि मैं हिंदू हूँ तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो तुम ईसाई हो, ये चीज़ ना हो पाए। तो इन्होंने अकबर ने सोचा मैं एक मज़हब बनाता हूँ, एक रिलीजियस पाथ ऐसा फॉलो करवाता हूँ लोगों को, एक ऐसा दीन इलाही नाम का इन्होंने एक पाथ निकाला जिसमें इन्होंने ये सोचा कि हर कोई एक ही खुदा की, एक ही रिलीजियस गॉड की पूजा करेगा, एक ही गॉड को मानेगा। उसमें क्या था, इट वॉज बेस्ड ऑन द मेन आइडियल्स गिवन इन ऑल रिलीजन। ये किस पे बेस्ड था, जो सारे मेन आइडियल्स हर रिलीजन में दिए होंगे, मतलब जो जो चीज़ें हर रिलीजन में कहा होगा कि ये करो, सब मिक्स करके मैं एक मज़हब बनाऊंगा, जो सब अलग अलग मज़हब की अच्छी अच्छी बातें ले रहे थे, ये इकट्ठा कर रहे थे और उसके नाम का एक मज़हब बनाना चाह रहे थे, और चाह रहे थे अगर हर कोई ये फॉलो करेगा तो उसके अंदर कोई आपस में बहस नहीं आएगी। ठीक है, मुस्लिम्स रिलीजन की अच्छी बातें कुछ ले ली, कुछ हिंदू रिलीजन की ले ली, कुछ पारसीस की, कुछ जैन की, कुछ बुद्धिज़्म की, ठीक है, कुछ क्रिश्चियंस की, सारे सबको मिलाकर एक नाम देना चाह रहे थे दीन इलाही नाम का, जिसमें हर इंसान कहता कि मेरा मज़हब दीन इलाही है, मेरा मज़हब दीन इलाही है। ये नहीं कहता कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ। ऐसे कहने से क्या है, कहीं ना कहीं डिफरेंस पैदा हो ही जाता है कि तुम मुस्लिम हो मैं हिंदू हूँ, तुम सिख हो मैं ईसाई हूँ। ठीक है, डिफरेंट तो हो ही गए, चाहे दिल में कुछ भी हो मगर नाम तो अलग हो ही गया। तो इससे क्या था, हर कोई ये चाह रहा था कि मतलब राजा चाह रहे थे कि हमारी जो प्रजा है वो अपने आप को एक दूसरे से अलग ना बताए, ये ना कहे कि तुम सिख हो मैं मुस्लिम हूँ, तुम हिंदू हो मैं ईसाई हूँ, ये ना कहे, ये कहे कि मैं दीन इलाही हूँ, मैं भी दीन इलाही हूँ। हर कोई जब ये कहेगा तो सुनने वाला कहेगा यानी ये सब एक ही मज़हब के हैं, और उनसे उनका मज़हब भी नहीं छीना जा रहा था कि तुम मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ, सारी चीज़ें फॉलो करो मगर दीन इलाही के नाम से जाने जाओ, जिससे कि तुम दीन इलाही में ये रहेगा कि सबकी अच्छी अच्छी बातें इकट्ठा कर कर नया मज़हब बनाया जाएगा जिसका नाम दीन इलाही था। The basic principle of Deen Ilahi were very simple. It encouraged belief in one God. He also discouraged the killing of animal, giving cruel punishment to criminals and the customs of सती। जो सती का कस्टम था आपने सुना होगा, पहले ये नॉन मुस्लिम्स रूलर्स जो होते थे उनके साथ ही होता था। क्या होता था, जो रानियाँ होती थी बच्चों, जब राजा लड़ाई के लिए जाता था जंग के लिए, तो एक बड़ा सा गड्ढा होता था, उसके चारों तरफ रानियाँ खड़ी रहती थी और उस गड्ढे में आग दहका दी जाती थी, आग जलने लगती थी, और एक दरबारी या दासी जो भी हो वो उन्हें बार बार ऑर्डर बताती रहती थी कि वहाँ पर आपके राजा मर गए, आपके हस्बैंड मर गए। ठीक है, इस तरह से। और सिर्फ उसमें औरतें महल की नहीं होती थी, जितने भी फ़ौज में मर्द गए हैं उनकी वाइफ वहाँ पर खड़ी होती थी। उसमें होता क्या था, वो लोग ये सोचती थी कि जब राजा हमारे हस्बैंड जो मतलब कोई फ़ौज में होगा उनके, कोई आर्मी में होगा, कोई वज़ीर होगा, ठीक है, कोई सिपा सालार होगा, अलग अलग पोस्ट होगी, कोई राजा होगा, तो वो लोग क्या सोचते थे, जब हमारे हस्बैंड, हमारे जो फ़ौजी हैं, हमारे जो आर्मी में लोग हैं, सब अगर वो हार जाएंगे, मर जाएंगे, तो
हम लोगों को वो लोग छू ना सकें, हम लोग को टच ना कर सकें, या हम लोगों के साथ कुछ बदसलूकी ना हो, या हमारे हस्बैंड अब ज़िंदा नहीं रहे तो हम अब ज़िंदा रहकर क्या करेंगे, हम जी कर क्या करेंगे। तो वो लोग क्या करती थी, जैसे कि अब कहीं राजा कहीं का हार गया तो अब वहाँ के ऑफकोर्स वहाँ की हुकूमत तो उस राजा के पास आ गई जो जीत गया, तो वो औरतें आग में कूद जाया करती थीं और अपने आप को वहाँ पर मतलब एक तरह से सुसाइड कर लिया करती थीं, जैसे कहा जाए कि हमारे राजा तो रहे नहीं, हमारे हस्बैंड रहे नहीं, हमारे हुकूमत रही नहीं, तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे। वो उस आग में मर जाया करती थी जाके। तो वो मरने वाला सिस्टम, सुसाइड करने वाला सिस्टम अकबर ने मना कर दिया कि ऐसा कोई सिस्टम कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि पहले ये भी होता था, जो ख़राब राजा होते थे, जैसे कि अब किसी दूसरे राजा को उसने हरा दिया तो वो वहाँ की जो कोई भी किसी तरह की प्रॉपर्टी हो उसे वो गलत तरीके से यूज़ करता था, और इसलिए ही मेनली ये जो रानियाँ होती थी वो मर जाया करती थी कि दूसरे के हाथ से मरना बेहतर है कि अपने हस्बैंड की याद में या जैसे भी मर जाएं। उनका कुछ ऐसा कस्टम था, बिलीफ था, बस ऐसा कुछ होता नहीं था। तो अकबर ने ऐसा सब कुछ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे कि अगर किसी का हस्बैंड कोई मर जाता है तो वो सती सिस्टम को फॉलो करके आग में कूद के खुद नहीं जलेगी, जिंदा औरत जल जाती थी, जिंदा कूद जाया करती थी उसके अंदर। तो ये सिस्टम बंद कर दिया गया। और उसमें ये भी होता था, अगर हस्बैंड मर जा रहा है तो हस्बैंड के साथ साथ उसे ज़िंदा जलाया जा रहा है, चिता जल रही है तो चिता के साथ उसे लिटा दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब एक तरफ मुर्दा लेटा है नीचे, एक तरफ ज़िंदा औरत लेटी है उसकी वाइफ, कि अब तो इसका कोई काम नहीं है, अब इसकी दोबारा शादी नहीं हो सकती। बाद में ये सारे सिस्टम ख़त्म करे गए। अकबर ने जो क्यूरियल पनिशमेंट थी ये क्रिमिनल को देना शुरू कर दी, मतलब सज़ा बहुत, जो जिससे कि लोग बाग डरें, कोई गलत काम ना करें। और जानवरों को मारने के लिए मना कर दिया, जानवरों की हिफाजत करने का हुक्म दिया। अकबर ऑल्सो पॉपुलराइज द प्रिंसिपल ऑफ सुलह ए कुल का, यानी पीस विद ऑल का एक उन्होंने, अकबर ने पॉपुलर, ये एक इनका मतलब ये मान था, इनकी सोच थी कि एक पीस विद ऑल मतलब हर किसी के साथ शांति। इसकी वजह से ये जो इन्होंने ये एक स्कीम निकाली थी, एक तरह से ये कह सकते हैं एक तरह की स्कीम थी जिसमें हर किसी को उन्होंने बराबर का हक दिया था कि हर किसी के साथ शांति से, पीस के साथ रहना है। इसके लिए अकबर को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, हर कोई इन्हें अच्छा समझने लगा, अच्छा जानने लगा। दिस वॉज प्राइमरीली एम्ड एट अचीविंग पीस, और इनका मेन मकसद ये जो था, ये नारा निकालने का, या ये जिसे कहते हैं सूले कुल यानी पीस विद ऑल, इसका मेन मकसद यही था, पीस यानी शांति, टॉलरेंस एंड यूनिटी, हर किसी की एकता और ताकत, और लोग बाग को मिलाना, मेल जोल करना या मिलाकर रखना, यही इनका मेन मकसद था। इन अ कंट्री ऑफ डाइवर्स रिलीजन, जिसमें ऐसी कंट्री में जहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के रिलीजन, अलग अलग तरह के मज़हब था, वहाँ पर इनका मेन मकसद ये था कि हर मज़हब के लोगों को, मज़हब अपना अपना फॉलो कर रहे हैं मगर पीस विद ऑल, मतलब हर किसी के साथ शांति से रहना है, किसी भी तरीके से लड़ना नहीं है। क्योंकि आपको ही पता है मज़हब के नाम पर बहुत लड़ाइयाँ ऐसी हो जाती हैं, बहस आ जाती हैं, कुछ लोग होते हैं बीच में दलाल होते हैं, वो लड़ाइयाँ करवा देते हैं, फ़ायदा उठवाते हैं। जैसे आजकल पॉलिटिक्स में तो बहुत ही चलता है ये, मज़हब के नाम पे वोट इकट्ठा करे जाते हैं, मज़हब के नाम पर एक दूसरे को लड़ाया जाता है, आम जनता ही पिसती है इसमें। मगर जो अकबर था उस ज़माने में, उसने ये सारी चीज़ें, पॉलिसी ख़त्म कर रखी थी कि कोई लड़ेगा नहीं, सब एक दूसरे के साथ शांति से रहेंगे। ठीक है, ये बहुत ग्रेट किंग इसलिए तो माना जाता है, नाम के लिए आगे इसीलिए तो आता है द ग्रेट अकबर। फिर आते हैं हम एक्सरसाइजेस पर, 1 बाय 1 एक्सरसाइज करेंगे। पहले देखिए चूज द करेक्ट आंसर, ये हमें बुक में करनी है हर बार की तरह। फिर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये भी हमें बुक में करनी है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्टेट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ये भी हमें बुक में करना है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स ये भी बुक में करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सरसाइज ई और एक्सरसाइज एफ, ये हमें करना है कॉपी में। ये दोनों में किस में करना है? इन कॉपी। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि गलती से भी आप दूसरी एक्सरसाइज ना करें, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कॉपी में, यही एक्सरसाइज ई एंड एक्सरसाइज एफ। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम चूज द करेक्ट आंसर से। पहला क्या है यहाँ पर, फर्स्ट इसका पढ़ते हैं। नेम द रिलीजन फाउंडेड बाय अकबर, अकबर के जरिए कौन सा रिलीजन फाउंड हुआ था, कौन सा रिलीजन बनाना चाहा था उन्होंने और बनाया भी था, जिसमें हर कोई एक मिलजुल कर रह रहे थे। क्या नाम था उसका? अकबरनामा, सुलह कुल या दीन इलाही? तो क्या नाम था उसका? दीन इलाही। हमने बताया ना अभी, क्या नाम था उसका? दीन इलाही। यहाँ पर भी हमने पीछे बताया था आपको, दीन इलाही वॉज अ सिंबल ऑफ अकबर लाइब्रेरीज। ये क्या था? दीन इलाही और डिवाइन मोनोथीज, रिलीजन ऑफ वन गॉड, रिलीजन ऑफ वन गॉड। और सूले कुल क्या था? ये तो एक इनका एक सिस्टम था सूले कुल, जिसमें हर किसी को ये कह रहे थे कि शांति से रहना है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना है। ठीक है, ये कह सकते हैं एक लॉ था, एक कानून था, एक ऑर्डर था उनका।
तो जो रिलीजन था अकबर के ज़रिए बनाया गया था, क्या नाम था उसके, दीन इलाही। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर, तो यहाँ पर आप टिक कर दिए। सेकंड, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन, जो फर्स्ट बैटल थी पानीपत की वो किसके बीच में लड़ाई हुई थी, इब्राहिम लोदी और बाबर। मैंने बताया था जो उस टाइम इब्राहिम लोदी थे, फिर दो लोग थे, उन्होंने बाबर को बुलाया, इनवाइट किया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो जो वो लड़ाई हुई थी उसे पहली बैटल के नाम से जाना जाता है, पानीपत के नाम से, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके बीच में हुई थी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर करेक्ट का निशान यहाँ पर लगा दिए। थर्ड है, जलालुद्दीन वॉज द नेम ऑफ, जलालुद्दीन किसका नाम था, जलालुद्दीन नाम था अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, जलालुद्दीन अकबर इनका नाम था, अकबर का ये पूरा नाम था। तो यहाँ पर इस पर बी पर टिक कर दिए। फिर फोर्थ आ जाते हैं, जहांगीर डाइड इन, जहांगीर की मृत्यु, जहांगीर की मौत कब हुई, वो 1627 यानी 1627 AD में इनका इंतकाल हुआ, इनकी डेथ हुई। तो इस पर आप टिक कर लिए। हु रॉट आयनाए अकबरी, आयनाए अकबरी किसने लिखी थी, किसने लिखी थी, अबुल फजल ने। ठीक है, ये अबुल फजल थे जो अकबरनामा और आयनाए अकबरी इन्होंने लिखी थी। ठीक है, इसमें पूरा रेवेन्यू सिस्टम, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, क्या सिस्टम था, अकबर ने क्या क्या काम किए मज़हब के लिए, लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए, सारी चीज़ें इसमें अबुल फजल ने लिखी थी। और ये एक नौरत्न में से इनके अबुल फजल भी मौजूद हैं, मतलब मौजूद थे। फिर मैच द फॉलोइंग पे आ जाते हैं। पहला है सूबेदार, तो सूबेदार क्या है, सूबेदार एक रैंक थी, मतलब पोजीशन थी, यानी मनसबदार था, मनसबदारी सिस्टम में एक मेन पोजीशन थी। फिर आया नौरत्न, नौरत्न किसके थे, अकबर के नौरत्न थे, तो इस पर मैंने अकबर पे मिला दिया। फर्स्ट वाला है बी का, बी पे लिखिए फर्स्ट, और हमारा ये 2 लिखा है बच्चों, ये 2 है। ठीक है, अकबर, अकबर पे हमारा 2 है नौरत्न। फिर मंगोल, मंगोल में कौन था, दूसरा जो ग्रुप था उज़्बेक, मैंने बताया था जब मंगोल में बाबर जो छोटे थे, जब बच्चे थे, तो उस टाइम बाबर के जो एंशियंट थे, उनसे पहले वाले जो राजा थे वो तो उनकी तो डेथ हो गई, फिर मंगोल में राजा बनाए गए बाबर। फिर बाबर को हटा दिया, दूसरा ग्रुप आ गया उज़्बेक, उज़्बेक ने आके फिर बाबर को हटा दिया, बाबर इधर उधर घूमने लगे, फिर वहाँ से दोबारा हुकूमत उन्होंने शुरू की थी। तो वो कौन सा ग्रुप था, उज़्बेक, ये दूसरा मंगोल का ग्रुप था। फिर शाहजहाँ, शाहजहाँ को तो आप जानते ही, ताजमहल उन्होंने ही बनवाया, तो यहाँ पर सी वाला क्या हो गया, फोर्थ। पहले ए पर लिखिए 2, बी का है हमारा फर्स्ट वाला सूबेदार, उसके बाद सी है हमारा ताजमहल, किससे, फोर्थ यानी शाहजहाँ। उज़्बेक क्या है हमारा, मंगोल का दूसरा ग्रुप था। ठीक है, थर्ड। उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रू फॉल्स पे, 1 बाय 1 ट्रू फॉल्स करते हैं। फर्स्ट है इसका, अकबरनामा वॉज रिटन बाई अकबर, ये कह रहे हैं अकबरनामा जो था अकबर ने ही लिखा था, नहीं, किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। और आयनाए अकबरी भी किसने लिखा था, अबुल फजल ने। ठीक है, तो ये पहला क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। सेकेंड क्या है, द ग्रांड ट्रंक रोड वॉज बिल्ड बाई शेरशाह सूरी, किसने बनाया था ग्रांड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी ने बनाया था। शेरशाह सूरी ने अपने ज़माने में रोड का काम बहुत ज़्यादा करवाया था, और जो आज भी जानी जाती है ग्रांड ट्रंक रोड, वो भी उसने ही बनवाई थी, उसी राजा ने, हुमायूं ने नहीं बनवाई थी। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है हुमायूं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, पहला भी फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड है, इन 1612 AD शाहजहाँ मैरिड नूरजहाँ, ये कह रहे हैं 1612 AD में शाहजहाँ की शादी नूरजहाँ से हुई थी। 1612 AD में शाहजहाँ की शादी हुई थी मगर नूरजहाँ से नहीं हुई थी। ठीक है, फॉल्स हो गया ये। फोर्थ क्या है, औरंगजेब वॉज आ ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम एंड लेड आ ऑस्टियर लाइफ, ये कह रहे हैं औरंगजेब एक मुस्लिम खानदान, मतलब मुस्लिम लीडर था। ठीक है, एक पक्का मुस्लिम था और वो अपनी सिंपल लाइफ गुजारता था। ठीक है, औरंगज़ेब एक मुस्लिम था और अपनी सिंपल लाइफ गुजारता था। तो ये ट्रू है, वो इतना पावरफुल किंग होने के बाद भी नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारता था। वो शान शौकत जो राजा की होती है उस शान शौकत को इस्तेमाल नहीं करता था। ठीक है, अपनी सिंपल लाइफ शरीयत के हिसाब से गुजारते थे ये। फिफ्थ आ जाते हैं, जजिया वॉज अ पिलग्रिमेज टैक्स ऑन मुस्लिम, ये कह रहे हैं जजिया टैक्स जो था वो पिलग्रिमेज टैक्स खाली मुस्लिम पर था, नहीं, बल्कि ये मुस्लिम पर नहीं था, हिंदूज़ पर था, जो कि मुग़ल डायनेस्टी से पहले चला रहा था। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। फिर मुग़ल डायनेस्टी में जब अकबर आए थे तो इन्होंने ख़त्म कर दिया था। ये है, मगर शुरुआत मुग़ल डायनेस्टी में नहीं हुआ था, मगर आके ख़त्म हुआ अकबर पे, उससे पहले भी राजाओं ने लिया होगा टैक्स। फिर इन द ब्लैंक्स में पहला है, फर्स्ट द ताजमहल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ, तो आपको हमें पता ही है कि जो ताजमहल बनाया गया था वो किसकी मेमोरी में, किसकी याद में बनाया गया था, मुमताज़ महल की याद में। ठीक है, किसकी, मुमताज़ महल की याद में। फिर डी सेकंड है, मुग़ल एम्पायर वॉज डिवाइडेड
इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबाज। हमने जैसे बताया था कि उस ज़माने में जब मुग़ल एम्पायर को डिवाइड किया था अलग अलग प्रोविंसेस में, उसे क्या कहा, सूबाज। जैसे आज हम क्या जानते हैं, स्टेट के नाम से, अलग अलग स्टेट हैं हमारी, उसमें अलग अलग विलेजेस हैं, टाउन हैं, ठीक है, अलग अलग शहर हैं। तो उस ज़माने में मुग़ल एम्पायर ने अपने प्रोविंसेस डिवाइड कर रखे थे, जिसे क्या नाम दे रखा था, सूबाज। थर्ड है शेर शाह सूरी बिल्ट एन एक्सेलेंट नेटवर्क ऑफ रोड नेम ग्रांड ट्रंक रोड। जो शेर शाह सूरी थे उन्होंने एक एक्सेलेंट नेटवर्क ऑफ रोड बनाया था जिसका नाम क्या है, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। फोर्थ है डैश 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 एंड डैश वर द फोर सन ऑफ हुमायूं। हुमायूं के 4 बेटे के नाम बताने हैं हमें। तो 4 बेटे के नाम हैं अकबर, मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम। अकबर तो आपको स्पेलिंग याद ही होगी, AKBAR अकबर। फिर दूसरा है MIRZA मिर्ज़ा, MUHAM मोहम्मद, HAKIM हकीम, ठीक है, मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम। फिर फर्रुख फल मिर्ज़ा, ठीक है। फिर अल अमान मिर्ज़ा। ये 4 भाई थे, अकबर, मिर्ज़ा मोहम्मद, फर्रुख और अल अमान यानी अमान। ये सारे भाई थे और बेटे किसके थे, ये हुमायूं के 4 बेटे थे ये। राजा टोडरमल वॉज द डैश मिनिस्टर। राजा कौन थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, पैसों का काम इनका था, खजांची थे ये, ठीक है, FINANCE फाइनेंस। उसके बाद ई पर आ जाते हैं, आंसर दीज क्वेश्चन इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हेन, ये आपको कॉपी में करना है, ठीक है। व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस, व्हाट वर इट्स कंसिक्वेंसीज। पानीपत की लड़ाई कब हुई और उसका रिजल्ट क्या आया, कौन उसमें जीता, ठीक है, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया। पेज नंबर 25 पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई का पेज नंबर 25 ओपन करिए, इसका आंसर दिखाते हैं। यहाँ है ऑन 21 अप्रैल 1526 बाबर्स आर्मी मेट इब्राहिम लोदी। बाबर वॉज विक्टोरियस बिकॉज हिज आर्मी वॉज वेल ट्रेन एंड डिसिप्लिन एज कम्पेयर टू लोदीज आर्मी। द विक्ट्री वॉज ऑल्सो ड्यू टू द एबल स्टेटमैनशिप ऑफ बाबर एंड द यूज़ ऑफ आर्टिलरी। आर्टिलरी मतलब तोपों का इस्तेमाल करा इन्होंने इसलिए। तो 21 अप्रैल को 1526 में लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, पानीपत की लड़ाई। ये हो गई डेट कब हुई थी और कौन जीता था, इसमें हमने बताया बाबर राजा जो थे वो जीत गए। क्यों, क्योंकि उनकी आर्मी बहुत ट्रेन थी, काफ़ी पावरफुल थी, काफ़ी सीखी हुई थी, वेल स्किल थी। इनके पास एक तो तोपें थी, अलग अलग हथियार औजार थे, तो इस वजह से बाबर जीत गए। तो आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई का ये हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज ई का आंसर नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वाई इज़ अकबर कॉल्ड द ग्रेट। अकबर को ग्रेट क्यों कहा जाता है, अकबर को ग्रेट क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर लिखिएगा, आप बुक से पहले लिखिएगा, अकबर कॉल्ड द ग्रेट बिकॉज, क्या लिखेंगे आप, आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 2, अकबर कॉल्ड द ग्रेट बिकॉज ही के बाद पेज नंबर 27 पे है, पेज नंबर 27 पे पहले क्या लिखेंगे, अकबर कॉल्ड द ग्रेट बिकॉज ही, पेज नंबर 27 ओपन कर लिए, बिकॉज ही took various steps to consolidate his empire. He founded an empire that was truly secular in character. Answer number 2 exercise E. Answer number 2 exercise E. आंसर लिखना कैसे है, पहले बुक से लेंगे, अकबर कॉल द ग्रेट बिकॉज he took various steps to consolidate his empire. He found an empire that was truly secular in character. यहाँ पर आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ए का कंप्लीट। आंसर नंबर 3, हाउ डिड बाबर इस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर। ये कह रहे हैं बाबर ने मुगल एम्पायर को कैसे इस्टेब्लिश किया, तो पेज नंबर 25 पर आइए, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई। यहाँ पर है पूरा बताया है कि बाबर ने पहले, इसके बाद इब्राहिम लोदी को तो पहले हराया, इब्राहिम लोदी के बाद 2 लड़ाई हुई, बैटल ऑफ खन्नाऊ और बैटल ऑफ घाघरा। इसके बाद बाबर टू इस्टेब्लिश हिज पावर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड बिहार। बाबर ने दिल्ली से आगरा और बिहार में भी अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश कर दी थी। तो ये पूरा आंसर नंबर 3 हो गया, बाबर यहाँ से लेकर। थोड़ी सी स्टोरी टाइप है, आप अगर याद भी कर लेंगे तो हिंदी में याद है तो इंग्लिश में अपने आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसी के सेम वर्ड लेने हैं, ठीक है। तो बाबर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई। इस तरह से उन्होंने अपनी पावर एस्टेब्लिश की थी, ठीक है। आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्लेन अबाउट शेर शाह सूरी कॉन्क्वेस्ट। शेर शाह जो सूरी थे उनके कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताना है, पेज नंबर 27। मतलब उन्होंने ऐसा क्या क्या काबू में किया, कौन कौन सी जगह उन्होंने अपने कब्ज़े में ली थी।
तो यहाँ से देखिए, ही वॉज एन इंटेलिजेंट एंड वेरी एम्बिशियस मैन, विद इन अ फ्यू ईयर ही रेज अ लार्ज आर्मी एंड बिकॉज बिकेम द रूलर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द सूरी डायनेस्टी। ही कॉन्कर्ड, अब कॉन्कर्ड की बात कर रहा हूँ जो क्वेश्चन में पूछा है कि इन्होंने कौन कौन सी जगहों पर हुकूमत की थी, कौन कौन सी जगहों पर अपना नाम, अपना झंडा गाड़ दिया था। ही कॉन्कर्ड अ लॉट ऑफ टेरिटरीज एंड एनेक्स पंजाब, सिंध, मुल्तान, ग्वालियर, मालवा एंड पार्ट ऑफ राजस्थान। तो इनके कॉन्करर जो पार्ट्स थे, कॉन्कर्ड कौन कौन सी जगह की थी, वो यहाँ तक हो गया आंसर। तो ही से लेकर स्टार्ट करना है और यहाँ पर राजस्थान पे ख़त्म होगा। आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज ई, आंसर नंबर 4 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आंसर नंबर 4 आपको साफ साफ नज़र आता है, एक्सरसाइज ई। ठीक है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, राजस्थान पे शुरू कहाँ से हो रहा है, ही से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे क्लियरली सही से कर लीजिएगा, गलती मत करिएगा कोई। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, हु वर मनसबदार्स, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन द मनसबदार एंड द जागीर। पेज नंबर 30 पे मनसबदार कौन थे और रिलेशन क्या था मनसबदार और जागीर के बीच में। पेज नंबर 30 पे भी हमने पूरा मनसबदारी सिस्टम बताया आपको। मनसबदार यहाँ पर मैंने बताया अरबिक का मतलब होता है मैन, रैंक या पोजीशन। उसके बाद हमने यहाँ पर बताया दे मेंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ एलिफेंट, कैमल एंड कार्ड, दे वर पेड इन कैश वाइल अदर रिसीव जागीर। ये कह रहे हैं कुछ लोग जो है जागीर के फॉर्म में रिसीव करते थे, कुछ लोग कैश की फॉर्म में। अब हमें पता है पहले ज़माने में क्या होता था, अगर टैक्स नहीं जमा देते हैं कुछ ज़मीन का पोर्शन भी इकट्ठा कर लिया जाता था। इसी वजह से जो है मनसबदार में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो चला था, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जो ज़मींदार थे उन्होंने गलत काम करना शुरू कर दिया। मतलब कैसा गलत काम कि अब कोई टैक्स नहीं दे पा रहा तो उसकी ज़मीन हड़प ली और राजा को नहीं दिया, अपनी रख लेती थी। इसलिए ये खुद अमीर होते जा रहे थे, राजा को खबर नहीं हो रही है, तो फिर लोग बाग गुस्सा होगा इससे और ये जो स्टेबिलिटी थी इनकी फिर ख़राब होने लगी। मतलब इनका नाम ख़राब होने लगा। किन की वजह से नाम ख़राब हुआ था, ज़मींदार की वजह से इनका, मुग़लों का नाम ख़राब होने लगा था। तो आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज ई का आपको यहाँ तक करना है, इन अरबिक मीन से लेकर पूरी डेफिनेशन करने के बाद जागीर तक। ठीक है, यहाँ तक आपको आंसर कंप्लीट हो जाएगा, जागीर तक। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है इसमें, जागीर और जागीर को एक्सप्लेन नहीं करना ज़्यादा। ठीक है, जागीर तक हो गया। आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज ई, कहाँ से, इन अरबिक से लेकर पूरा जागीर, रिसीव जागीर तक। ठीक है, कोई गलती मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट वाज द रेवेन्यू सिस्टम अंडर द मुगल, मुगल के अंडर में कौन सा रेवेन्यू सिस्टम था। पेज नंबर 30 पे ही इसका आंसर है। तो यहाँ पर मैंने बताया थोड़ा बड़ा है मगर इतना नहीं। तो रेवेन्यू सिस्टम वैसे तो पूरा ही है मगर हमने पूरा नहीं कराया। यहाँ से लिखिए लैंड रेवेन्यू से लेकर कहाँ तक, ट्रेजरी तक। लैंड रेवेन्यू से लेकर ये पूरा वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम मुगल रूरल रेवेन्यू ऑन ईच क्रॉप वॉज फिक्स इन कैश in each province was divided into the revenue circle within its own schedule and revenue rates for individual crop. The revenue system was known as zabt. In most places the headman or the local chieftain collected revenue from these peasants and deposited it in the royal treasury. आंसर नंबर 6 हो गया एक्सरसाइज ई का। कहाँ से, पूरा लैंड रेवेन्यू से ये पूरा करना है। उसके बाद ये करते करते यहाँ पर चौथी लाइन में यहाँ आके ख़त्म होना है, ट्रेजरी तक, खजाना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बड़ा आंसर है। पूरा इन्हें ये बताना है कि जहांगीर जो रूलर था उसके बारे में बताओ, वो कैसा रूलर था। तो उसमें हमें बताना पड़ेगा जहांगीर ऐसा रूलर था, उसके बाद आया, इस साल तक हुकूमत की, उस यहाँ काबू किया, ये इन राजाओं को हराया। तो ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। पूरी स्टोरी पूछ रहे हैं जहांगीर के बारे में, ब्रीफ अकाउंट पूछ रहे हैं। कितना भी ब्रीफ लिख लो, बड़ा तो आएगा, कम से कम 50 वर्ड का होगा। अगर हम कितना भी छोटा लिखना चाहें किसी राजा के बारे में, तो अगर नोट्स भी बना रहे हैं तो 50 वर्ड का तो कम से कम आता है। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सरसाइज एफ। तो ये वाला आप कट कर दिए। ठीक है, अब एक्सरसाइज एफ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज ई, सॉरी एक्सरसाइज एफ। डिस्क्राइब द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी क्या थी। जैसा कि हमने पता ही है सबको कि वो दीन इलाही इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। तो इसके रिलीजियस पॉलिसी क्या थी। तो इसका आंसर है यहीं पर, पेज नंबर पीछे देखिए इसका, डिस्क्राइब द रिलीजियस पॉलिसीज़ ऑफ अकबर, पेज नंबर 28। तो पेज नंबर 28 पर यहाँ पर आंसर है इसका। यहाँ पर लिख ली पेज नंबर 28 और यहाँ पर दिखाते हैं आपको आंसर। तो उनकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, दीन इलाही वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे जैसे हमने बताया। तो यहाँ पर है अकबर हैड अ सेकुलर आउटलुक, ही इन्वाइटेड स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल रिलीजन्स फॉर डिस्कशन इन द इबादत खानाज, हाउस ऑफ वर्शिप वेयर व्यूज वर एक्सचेंज फ्रीली, ही abolished जजिया a pilgrimage tax in 1582 AD. He started a new religion called दीन इलाही और डिवाइन फेथ which consisted of all the good point of other religions. ठीक है, तो अकबर हैड सेकुलर से लेकर पूरा आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ तक। आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज एफ। ठीक है, ई के बाद एफ है ना हमारा।
आंसर नंबर फर्स्ट हो गया इसका। तो यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अकबर हैड सेकुलर आउटलुक पूरा ये लेकर, पहली लाइन नहीं यहाँ से, अकबर हैड सेकुलर आउटलुक से लेकर पूरा हमारा अदर रिलीजन्स तक। ठीक है, तो आंसर नंबर यहाँ पर हमारा हो गया फर्स्ट, एक्सरसाइज एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसे ओपन करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, थ्रो सम लाइट ऑन अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़। अकबर की जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ थी उस पर कुछ लाइट डालनी है, तो ये थोड़ा आंसर बड़ा होगा, तो यहाँ पर दिखाते हैं। अकबर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ पे आ जाइए, पेज नंबर 28 पे। अब ये पूरा है अकबर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ से, तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, इसमें हम कुछ काट नहीं सकते, सब सूबेदार, दीवान, फिर बख्शी, सदर, फौजदार, कोतवाल, सबको समझाना पड़ेगा। तो ये वाला आंसर आप मत करिए। नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सकें, जिसे हमने एक्सप्लेन करा था उसे समझ के दिमाग में आंसर बैठ जाना चाहिए। मगर आप इसे जब रटने बैठेंगे, आंसर याद करने बैठेंगे, तो आप आंसर एग्जाम में इतना बड़ा करना बहुत मुश्किल है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 कट कर दिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट पॉलिसी डिड अकबर अडॉप्ट टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन विद द राजपूत। ये कह रहे हैं ऐसी क्या पॉलिसी थी जो अकबर ने फ्रेंडली रिलेशन पैदा करने के लिए राजपूत से ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्या करा कि राजपूत से उनकी दोस्ती हो जाए। तो अकबर ने ऐसा क्या काम किया था। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का कि व्हाट पॉलिसी डिड अकबर अडॉप्ट टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप्स विद द राजपूत, इसका आंसर कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 पर है इसका आंसर। तो पेज नंबर 27 ओपन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज एफ का आंसर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर है, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज एफ। इन्होंने क्या फॉलो किया, रिलीजियस टॉलरेंस, पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड एस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस विद द राजपूत इन पर्टिकुलर एंड द हिंदूज इन जनरल। तो ये क्या हो गया, आंसर नंबर 3 हो गया एक्सरसाइज एफ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम क्या था। तो यहाँ पर पूरा मनसबदारी सिस्टम आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम, तो ये आपका आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज ई में, वैसे तो पूरा हो चुका है, मगर मनसबदारी सिस्टम की खाली डेफिनेशन है, तो खाली डेफिनेशन लिखेंगे। पेज नंबर 30 पे आ जाइए, इसकी खाली डेफिनेशन लिखेंगे इस बार, आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज एफ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम क्या था, पेज नंबर 30 पर है यहाँ पर आंसर, पेज नंबर 30 पर। इन अरेबिक मनसब मीन्स रैंक और पोजीशन। इट वाज अ ग्रेडेड सिस्टम इन विच एवरी ऑफिसर वाज गिवन अ मनसब एंड वाज कॉल्ड एज मनसबदारी। अ मनसबदारी फॉर्म द रूलिंग ग्रुप इन द मुगल एम्पायर। उसके बाद दे मेंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ एलिफेंट, कैमल एंड कार्स। दे वर पेड इन कैश वाइल अदर वर रिसीव एज जहांगीर। तो ये आंसर नंबर 5th एक्सरसाइज ई का और आंसर नंबर 4th जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज ई का, ये सेम ही है। ठीक है, तो इसे हम कर ही लेते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, तो इसे आप दोबारा कर लिएगा। आंसर नंबर 4 में भी यही करिएगा एक्सरसाइज एफ में। ठीक है, यही सेम आंसर है, मैं डबल एरो ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पर, यही सेम आंसर है आपका। आंसर नंबर 5th का जो एक्सरसाइज ई का था हमारा, आंसर नंबर 5th हमारा एक्सरसाइज ई का, आंसर नंबर 4th है हमारा यही एक्सरसाइज एफ का। ठीक है, आंसर नंबर 4th भी यही है हमारा एक्सरसाइज एफ का, मतलब ये दोनों सेम आंसर हैं इसके। फिर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट रीज़न लेड टू द डाउनफॉल ऑफ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के डाउनफॉल में क्या ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से औरंगज़ेब, मतलब उसकी हार, मतलब वो उसकी, ये समझ लिए डाउनफॉल शुरू हो गया, उसका गिरना शुरू हो गया, उसकी बर्बादी शुरू हो गई। तो इसका रीज़न क्या था। तो इसका आंसर था थोड़ा बड़ा है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कैसा है। पहले औरंगज़ेब वाले पैराग्राफ पे आ जाइए और यहाँ देखिए, इन्होंने यहाँ पूरा बताया है कि वो एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, उसके बाद वो ऑस्ट्रियल लाइफ जीता था और ही अपोज म्यूज़िक डांस एंड हिज एम्पायर वाज टू बी कंट्रोल। और इसकी एम्पायर इतनी बड़ी थी कि उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, एक अकेला आदमी इतनी बड़ी एम्पायर को कंट्रोल कर ले, बहुत मुश्किल बात है। उसके बाद इन्होंने जो है कॉन्क्वेस्ट किया, डिड नॉट बेनिफिट इन एम्पायर। जो भी इनका कॉन्क्वेस्ट था वो इनके एम्पायर को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा था, क्योंकि इनके पास इतनी बड़ी ज़मीन, इतनी बड़ी आबादी, इतनी सारी, इतनी बड़ी, ये कह लिए कि पूरा एक ग्रुप मास हो गया था इनके पास, इकट्ठा हो गया था, जिसे चलाना भी बहुत मुश्किल है। उस पर खर्च करना, उसकी आर्मी को बना के रखना, आर्मी को फिर सैलरी देना, ये बहुत बड़ी बात थी। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर दीज लैंड्स एज दे वर टू फार फ्रॉम द कैपिटल।
कैपिटल से एक तो इतनी दूर थी, उस पर हुक्म चलाना, उस पर देखभाल करना उस लैंड को बहुत मुश्किल पड़ रहा था। द मराठाज वर अ पावरफुल एनिमी, ही डिड नॉट ट्राई टू मेक पीस विद देम, दिस वीकेंड दिस एम्पायर, द डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब वॉज अ फेलियर। क्या हुआ, जो मराठा थे वो बहुत पावरफुल थे उस ज़माने में, पावरफुल दुश्मन इनके जो थे वही थे मराठा। एक तो इनके पैसा भी खर्च हो रहा था बहुत जगह पर जीतने के चक्कर में, हुकूमत करने के चक्कर में। ये कहा जाता है कि इन्होंने इतनी हुकूमत कर ली थी इस जगह पर कि अब उसकी आर्मी इतनी बड़ी हो गई थी इनकी कि उस पर खर्चा करना बहुत पैसा जा रहा था। और उस ज़माने में जो और वो थे मराठा, वो ही ताकतवर दूसरे ऐसे थे जो इन्हें हरा सकते थे, तो इन्होंने उनसे ही दोस्ती नहीं की, जिसकी वजह से इनकी एम्पायर में वीकनेस आई। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, डाउनफॉल ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट रीज़न लेड टू द डाउनफॉल ऑफ औरंगजेब। तो डाउनफॉल तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं कि उन्होंने अपनी ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेड शुरू कर दी थी, तो ब्रिटिशर्स ने बाद में हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया, ये सब आ गया। जो कॉन्क्वेस्ट हुए थे, बेनिफिट्स जो एम्पायर के हुए थे वो सब नहीं आ रहे थे, तो ये इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पर है, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर दीज लैंड एज दे वर टू फार फ्रॉम द कैपिटल द मराठास। तो यहाँ से ही लिख लिया आप, द मराठास वर वेरी पावरफुल एनिमी, ही डिड नॉट ट्राई टू मेक विद पीस विद देम, दिस वीकेंड द एम्पायर। यहाँ तक कि आंसर ठीक है। ज़्यादा बड़ा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस रीज़न देना है। आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज F। ठीक है, ज़्यादा बड़ा आंसर लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से लिखिए द मराठा से लेकर पूरा एम्पायर तक। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है आई थिंक 6th, एक्सप्लेन शेर शाह सूरीज कॉन्केस्ट। अब ये तो सेम है, देखिए एक्सप्लेन अबाउट शेर शाह सूरी कॉन्केस्ट, एक्सप्लेन अबाउट शेर शाह सूरी कॉन्केस्ट। तो इसे 2 बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसे काट दिए। आंसर नंबर 4 हमने यहाँ पर कर लिया ना, तो सेम आंसर यही होगा, तो क्या फ़ायदा 2 बार लिखने से। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और हमारा चैप्टर नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ है, आई थिंक चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ है। कितने पार्ट में हमने कंप्लीट किया है, पहली वीडियो इसकी जो थी वो पार्ट 5 की थी, फिर हमने पार्ट 6 की वीडियो यहाँ से बनाना शुरू की, हमने बताते हैं आपको यहाँ से मनसबदारी सिस्टम से पार्ट 6 शुरू किया, और आज हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज के साथ हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज के साथ पार्ट 6 कंप्लीट। अब जल्दी से इसके कंटेंट पे आ जाइए, मैं आपको बता देता हूँ ज़रा हिस्ट्री का सिलेबस। आज हमारा ये कंप्लीट हो गया, एक चैप्टर बचा है आर्किटेक्चर ऑफ मेडिवल पीरियड हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में 2 चैप्टर बचे हैं, कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड वाटर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, फिर उसके बाद वाटर, और सिविक्स में बचा है हमारा गवर्नमेंट इन द स्टेट। ठीक है, ज़्यादा सिलेबस नहीं है, मुश्किल से 3 घंटे 4 घंटे की वीडियो है, 1 घंटा इसमें, 2 घंटा इसमें लगभग, और 1 घंटा इसमें। फिर उसके बाद आपका सिलेबस हाफ ईयरली का कंप्लीट हो जाएगा। हाथ के हाथ तैयारी करिए, जल्दी एग्ज़ाम होने वाले हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।